अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। मेरा नाम इरम है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक नंबर 3 करेंगे, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ऑब्वियसली एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि इधर इंटरनेशनल रिलेशन एक एकेडमिक डिसिप्लिन है या नहीं, बिकॉज इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग। कुछ लोग ये कहते हैं कि IR जो है वो सब फील्ड है पॉलिटिक्स की या हिस्ट्री की, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन है। इसकी बाउंड्रीज ब्लर हैं, ये इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर है, बट येट इट इज़ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। ठीक है। और इसके लिए अगर एक आप रेफरेंस देख लें तो अनीक चटर्जी एक मशहूर एकेडमिशियंस हैं, वो कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट उसको क्लासिफाई करने के लिए कि वो एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है या नहीं, हम 3 चीज़ें देखते हैं। क्या इसके पास मेथडोलॉजीज़ हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर है या और इसके पास थ्योरेटिकल पैराडाइम्स हैं या नहीं। तो अगर हम IR को इन तीनों चीज़ों के ऊपर जज करें तो ऑब्वियसली IR के पास मेथडोलॉजीज़ हैं, जिसमें हमारे पास पॉजिटिविस्ट आती है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट आती है, इसका सब्जेक्ट मैटर है, और इसके पास डाइवर्स थ्योरेटिकल पैराडाइम्स हैं, जैसे रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्रिटिकल थेरीज़ हैं। तो ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि IR एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है। अब यूजुअली वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चीज़ पे नहीं पूछता कि IR डिसिप्लिन है या नहीं, वो सिर्फ इसकी आपसे एवोल्यूशन पूछता है। बट स्टिल आप अगर स्टार्ट में इस चीज़ को कोट कर देंगे तो इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। फिर अगर आप देखें IR को की डेवलपमेंट एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, तो उसमें आपको फेजेस वाइज देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 IR को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस को तो सिंस द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ तो नहीं, सिंस द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट सिस्टम, एम्पायर्स ऑन अर्थ, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ा जा रहा है। हिस्ट्री लिखी जाती थी, हिस्ट्री पढ़ी जाती थी, रिलेशंस कंडक्ट होते थे और उनको ऑब्वियसली स्टडी भी किया जाता था ताकि उनसे लेसन्स जो हैं वो लर्न किए जा सकें। उसमें आपके पास, लेकिन इसको एज अ इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ फील्ड ऑफ हिस्ट्री पढ़ा जाता था, ठीक है, या डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के एडिसिस के अराउंड IR को पढ़ा जाता था, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी किया जाता था। ये क्लासिकल एजेस की बात है, जब आपके पास ग्रीक सिटी स्टेट्स थे या आपके पास रोम के अंदर डिफरेंट स्टेट्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थे यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे, ये जो है ख़त्म हो गए और यहाँ से एम्पायर्स इमर्ज हुई, और उन एम्पायर्स को फिर ख़ास तौर पे यूरोप में जो आपके रिलीजियस डिस्कोर्स था उसने कर लिया। रिलीजियस जो आपका डिस्कोर्स था उसने उसको ओवर पावर कर लिया। जो पॉप था उसकी एक हेजेमनी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई, और जो स्टेट की रूलर की जो अपनी स्वे था पॉलिटिक्स के अंदर वो कम हो गया। फिर उसके बाद पोस्ट वेस्टफालियन ऑर्डर आता है। पोस्ट वेस्टफालियन ऑर्डर के अंदर अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो स्टेट लेवल पर कंडक्ट होना शुरू हुए और स्टडी होना शुरू हुए, यानी सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, रिलीजियस सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, ठीक है। ट्रेड रिलेशंस जो हैं उनको एक न्यू डायमेंशन से स्टडी किया जाने लगा। तो फिर उसके बाद आपके पास पोस्ट वेस्टफालियन ऑर्डर आता है, ठीक है, जिसमें स्टैटिज्म यानी स्टेट सेंटर्ड जो रिलेशंस हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुई। फिर उसमें आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इमर्ज होना शुरू हुआ, कंसेप्ट ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इमर्ज होना शुरू हुई। इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन अभी इमर्ज नहीं हुआ था, बट ये सब चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 एज अ कंप्लीट डिसिप्लिन ये इमर्ज हुआ। फिर उसमें डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इमर्ज हुए। द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ उससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुए IR के अंदर। फिर कोल्ड वॉर के एरा के अंदर डिफरेंट स्कॉलर्स ने
कोल्ड वार के जो डायनामिक्स थे इनको स्टडी किया, आईआर के जो डिसिप्लिन है उसको एनरिच किया। देन एंड ऑफ कोल्ड वार आता है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को स्टडी किया गया। फिर उसके बाद ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और एंड ऑफ हिस्ट्री के टर्म्स जो हैं वो इमर्ज होती हैं। फिर पोस्ट 9/11 फेज़ आता है जो टेररिज्म सेंटर्ड होता है। फिर कंटेम्प्रेरी फेज़ है आपका जो कि मिक्स है, जिसमें एआई के थ्रेट्स भी हैं, जिसमें आपके पास पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर भी है, जिसमें कैपिटलिज्म अगेन जो है उसके फ्लॉज इमर्ज होकर सामने आ रहे हैं। तो एक मुख्तलिफ चैलेंजेस जो 21st सेंचुरी के अंदर हैं वो आपके कंटेम्प्रेरी फेज़ में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप आईआर की डेवलपमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर। जैसे जैसे वर्ल्ड में डिफरेंट इवेंट्स होते गए हैं, तो उसी तरह से आईआर का जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा इनरिच होता गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 फेज़ सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि मेनली तो यही चीज़ है। बाकी जो 2 फेजेस हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, वो आप सिर्फ उसको 2 से 3 लाइन में ब्रीफली लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि एक बैकग्राउंड, एक फाउंडेशन बनाने के लिए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फेज़ के अंदर क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन वो इस्टेब्लिश किया गया। यूनिवर्सिटी जो है एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ वेल्स के अंदर यहाँ पर एक वुड्रो विल्सन चेयर जो है वो इनॉग्रेट की गई और यहाँ से इसका कोर्स जो है वो अनाउंस किया गया। फर्स्ट बुक जो थी वो भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर आईआर की वो पब्लिश हुई और वो ग्रांट ग्रीनवुड ने पब्लिश की। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पब्लिश हुई। तो मतलब ये कि आईआर के अपना जो एक सब्जेक्ट मैटर था वो यहाँ से इमर्ज होना शुरू हुआ और इसको एज अ डिस्टिंक्ट कंप्लीट सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करना शुरू किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इस एरा के अंदर प्रोफेसर बुल की जो राइटिंग है उन्होंने आईआर को एक बहुत अच्छा खासा मवाद दिया, इस सब्जेक्ट मैटर दिया। 1926 के अंदर जो है प्रोफेसर मून ने एक करिकुलम पूरा जो है, एक पूरा नसाब जो होता है आईआर का, वो उन्होंने पब्लिश करवाया। ठीक है, फिर इसमें जो लीग ऑफ नेशन बनी थी उसका एक रोल है आईआर की फर्दर डेवलपमेंट में, आईआर के डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, देखें आईआर एक ऐसा यूनिक डिसिप्लिन है जो कि पहले इवेंट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और उस इवेंट के बाद उसके ऊपर जो डिस्कोर्स डेवलप होता है, जो डिफरेंट थ्योरेटिकल पैराडाइम्स इमर्ज होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट इमर्ज होते हैं, वो फिर आईआर को एनरिच करते हैं। यूजुअली तो ये होता है ना कि फ़िज़िक्स के अंदर आप पहले फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमर्ज होता है और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च होती है और कोई इन्वेंशंस होती हैं। लेकिन आईआर क्योंकि एक सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है तो इसमें पहले एक आपकी इन्वायरमेंट के अंदर एक चेंज आता है और उस चेंज के ऊपर फिर एक डिफरेंट जो है वो एनालिटिकल डिस्कोर्सेज डेवलप होते हैं जो कि डिसिप्लिन को फर्दर ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। तो इस तरह से लीग ऑफ नेशन भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर बनी थी। वो उस लीग ऑफ नेशन के फेलियर क्यों हुई, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होगा कि एक वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस स्टडी होना शुरू हो गई। फिर अगला जो तीसरा फेज़ आता है वो बिहेवियरिज्म का, ये साइंटिफिक इंक्वायरी का फेज़ आता है। बिहेवियरिज्म जो है मतलब साइंटिफिक स्टडी इन आईआर। देखें रियलिज्म और जो लिबरलिज्म है ये ओल्डेस्ट थ्योरीज़ हैं आईआर की। ये तो पोस्ट वेस्टफालियन ऑर्डर से ही आपकी इस्टेब्लिश हो जाती हैं जब ये आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफर्स हैं, इन्होंने जब अपनी थ्योरीज़ दी जिसमें थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, ठीक है, तो वहाँ से रियलिज्म और लिबरलिज्म की ग्रोथ होती है। इवन रियलिज्म को तो जो आप इससे भी पहले इन्वोक करते हैं थ्योसिडाइड के साथ और इस किस्म के जो डिफरेंट एंशंट एजेस के अंदर कॉन्सेप्ट थे उनके साथ, लेकिन स्टिल जो उसके अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी है, जो आप स्ट्रक्चरल रियलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल लिबरलिज्म पढ़ते हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो बिहेवियरिज्म के साथ होती है। बिहेवियरिज्म का जो पैराडाइम है यानी साइंटिफिक स्टडी का पैराडाइम है वो 1950s टू 60s के अराउंड आईआर के अंदर एज अ डिस्टिंक्ट सब फील्ड इमर्ज हो गया था। ठीक है, फिर इसी एरा के अंदर मार्क्सिज्म जो है वो भी मौजूद। अब मार्क्सिज्म तो देखें कार्ल मार्क्स ने किताब तो बहुत पहले लिखी थी, लेकिन मार्क्सिज्म
का जो स्वे है पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, वो तो जब रशियन रेवोल्यूशन आया उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है ना, और फिर चाइना का रेवोल्यूशन आया 1949 के अंदर, और फिर यूएसएसआर की, और जो कि वो खैर हम कोल्ड वार फेज़ अलग पढ़ेंगे। तो जब ये एक राइवलरी डेवलप हो जाती है, वो भी आइडियोलॉजिकल थी, तो वो सब चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका स्वे इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब इमर्ज हुई है तो उसके बारे में स्टडी होना शुरू हुई, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए। जैसे अब आपके पास डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है, तो डेटरेंस का कॉन्सेप्ट थॉमस शेलिंग ने 1966 में जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। इसी तरह से जॉन हर्ड ने सिक्योरिटी डायलेमा की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, वो भी अराउंड 1960s में इंट्रोड्यूस हुई। तो इस तरह से सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है, डेटरेंस क्या होती है, फिर उसके बाद गेम थ्योरी क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है, इसको डेटरेंस को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, पावर के बैलेंस को कैसे ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रीटीज़ हुए, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस फेज़ के अंदर, फोर्थ स्टेज के अंदर डेवलप हुई, और आईआर का जो डिसिप्लिन है उसका स्कोप फर्दर इन्हांस हुआ। फिर कोल्ड वार एरा को एक कोल्ड वार एरा ने एक अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशन दी आईआर के डिसिप्लिन को। इसमें अगेन डेटरेंस को स्टडी किया गया, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल था या नहीं था, ये उस एरा के अंदर भी और फिर पोस्ट कोल्ड वार एरा के अंदर भी ये चीज़ डिबेटेबल रही कि क्या बाइपोलर ऑर्डर सबसे स्टेबल ऑर्डर होता है या यूनिपोलर ऑर्डर सबसे स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर होता है। वायलेंस जो था वो कम था, प्रॉक्सी वॉर्स हुई लेकिन मेन कन्फ्रंटेशन नहीं हुई कोई भी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, फॉरेन पॉलिसी को स्टडी किया गया, ठीक है। फिर ख़ास तौर पे ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का इंसिडेंस हुआ, उसमें हाउ जॉन कैनेडी डजंट वेंट फॉर द न्यूक्लियर वॉर, मतलब क्या चीज़ थी जिसने उनको प्रिवेंट किया, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इनको स्टडी किया गया, इनके ऊपर डिफरेंट थ्योरेटिकल पैराडाइम्स ने अपने व्यूज़ दिए, रियलिस्ट ने, लिबरलिस्ट ने, मार्क्सिस्ट ने, और कंस्ट्रक्टिविज़म भी इमर्ज होना शुरू हो गई थी। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज़म को आईआर के अंदर तब तक इतना इन्फ्लुएंस नहीं मिला जब तक कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुई। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने को सबसे बेहतरीन जो है वो कंस्ट्रक्टिविज़म ने डिफ़ाइन किया। ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है, अगेन इसमें आप जो है कम्युनिज़म के कोलैप्स होने के ऊपर जो है ये एक डिबेट हुई, क्या ये सिस्टम ठीक नहीं था क्योंकि इस वजह से वो कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद ये कि एकदम से कोल्ड वार ख़त्म कैसे हुई, रियलिज़म और लिबरलिज़म के स्ट्रैंड्स फेल हो गए इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंक्रीज़ किया। फिर फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिज़म जो है वो एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट था, वो ख़त्म हो गया, कैपिटलिज्म जो है इज़ गोइंग टू रूल द वर्ल्ड नाउ, इस किस्म की चीज़ें। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और उसके साथ से हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये इमर्ज हुए। उसके बाद आपके पास जो फेज़ आता है वो पोस्ट 9/11 फेज़ आता है। पोस्ट 9/11 फेज़ अगेन सिक्योरिटी सेंट्रिक फेज़ है, जिसमें जो है नॉन स्टेट एक्टर का रोल, टेररिज्म, ठीक है, और टेररिज्म के ऊपर डिफरेंट स्टडीज़ हुई, ठीक है। फिर जो यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो है स्टडीज़ हुई, इधर इट वाज जस्टिफाइड और नॉट, इसके पीछे क्या कंसर्न्स थे। फिर सॉवरेनिटी के जो इश्यूज़ क्रिएट हुए, इवन स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू पाकिस्तान। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिफरेंट जो एकेडमिशियंस हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने आईआर के डिसिप्लिन को फर्दर जो है वो इन्हेंस किया। अच्छा, एक और मेन चीज़ है जो कि पोस्ट 9/11 फेज़ में है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, रीजनलिज्म तो खैर यूरोपीय यूनियन के फॉर्मेशन से ही उसका कॉन्सेप्ट इमर्ज होना शुरू हो गया था, लेकिन वो अराउंड देखें आप एंड ऑफ 20th सेंचुरी है, तो फिर पोस्ट 9/11 फेज़ में जाके रीजनलिज्म का भी एक ट्रेंड इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। यानी अब स्टेटिज़म से आप रीजनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये वही एरा है जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है, फिर एशिया की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुई हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी थी उनकी जो आपस में बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। तो रीजनलिज्म का फेज़ भी आप इसको कह सकते हैं। रीजनलिज्म तो साइड बाय साइड ऑब्वियसली ग्लोबलिज्म भी चल रहा था,
और फिर ग्लोबलिज्म से खैर उसके जो डिसकंटेंट थे वो भी इमर्ज होना शुरू हुए, ठीक है। तो उसके बारे में फिर जो है कंटेम्प्रेरी फेज़ में हम आ जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि डिसकंटेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये किताबें लिखी गई, ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं, इस किस्म के टॉपिक्स इमर्ज हुए। री इमर्जेंस ऑफ फासिस्ट आइडियोलॉजीज़ आप कह सकते हैं, पॉपुलिज्म इमर्ज होना शुरू हो गया है कंटेम्प्रेरी फेज़ के अंदर। कोविड की वजह से जो आपके वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, वो सारी चीज़ें, फिर AI का इन्फ्लुएंस, नॉन स्टेट एक्टर का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया है, आपकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो गई है, राइट टू प्रोटेक्ट के लिए इंटरवेंशंस हो रही हैं, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी फेज़ के अंदर IR के अंदर बहुत सारे डिबेटेबल इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद ये एक न्यू कोल्ड वॉर जो कि US और चाइना के दरमियान में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब फर्दर इनके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं। इसके लिहाज से फिर जब भी मैंने आपको बताया ना कि कोई न्यू इवेंट होता है वर्ल्ड के अंदर, तो फिर उससे रेलेवेंट IR के डिफरेंट एकेडमिशियंस जो होते हैं वो उसके ऊपर कंप्लीट डिबेट्स करते हैं, उसका जो है वो जेनेसिस बताते हैं, उसकी जो सिंथेसिस बताते हैं, उसका फर्दर जो है फ्यूचर बताते हैं ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर होती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो IR को हम इस बात पे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कंप्लीट डिसिप्लिन है, लेकिन ये इवॉल्विंग है और एवर इवॉल्विंग रिच सब्जेक्ट है, जिसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि इससे एक आम आदमी से लेकर अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का कोई हेड हो, हर कोई इम्पैक्ट होता है।